पूर्ण प्राचीन भारत का महारिवीजन हम करने जा रहे हैं और एक ही वीडियो में एक ही क्लास में आप सभी संपूर्ण प्राचीन भारत का महारिवीजन कर पाएंगे। यहां पर देखिए, मैं आप सभी के साथ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि प्राचीन भारत से जुड़े हुए हैं और प्राचीन भारत के हर एक सेक्शन से जुड़े हुए हैं। पाषाण काल से भी क्वेश्चन है, पाषाण काल के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी हैं, वैदिक कल्चर से भी हैं, पोस्ट वैदिक कल्चर से भी हैं, महाजनपद काल से भी हैं, इसके बाद आपका मगध साम्राज्य से भी हैं, मौर्य काल से हैं, मौर्योत्तर काल से हैं, गुप्त काल से हैं, गुप्तोत्तर काल से हैं और साथ ही आर्टिन कल्चर से भी हैं। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रायिकता ज्यादा होती है। ये पिछले साल से पूछे गए क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन मैंने घटना चक्र जो आपकी भारत के इतिहास की आती है वहां पर बहुत शानदार काम किया गया है। आप सभी को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि घटना चक्र जरूर पढ़िए, वहीं से इन प्रश्नों को, वहां के संकलन को ही, घटना चक्र में पिछले साल के क्वेश्चनों का ही संकलन है, वहां से ही ये प्रश्न मैंने लिए हैं आप सभी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा चुनाव है और आप सभी के लिए मैं मोतियां चुन के लाया हूं, हीरे चुन के लाया हूं। उनके माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि प्राचीन भारत के प्रश्न कैसे हल करें। एग्जाम हॉल पे आपके पास प्रारंभिक परीक्षा के लिए कैसे प्रश्न हल किए जाते हैं, कैसे प्रश्नों को आपको पढ़ना है और पढ़ करके क्वेश्चंस को हल करना, उस टेक्निक को सीख पाएं। तो यहां पर आपका साथ में पूरा का पूरा सहयोग होगा। आप भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पढ़ने के बाद उत्तर देने का प्रयास करिएगा क्योंकि ये सारे टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और मैं बहुत फास्ट आपको बताऊंगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होगी तो वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ज्यादा नहीं लेंगे, आने वाला 1-1.5 घंटा मेरे साथ देना है। प्राचीन भारत का एक महा रिवीजन आपका हो जाएगा। इंटायर वीडियो से 10 घंटे में आपने डिटेल क्लास कर ली होगी, वहां पे मैंने डिटेल में पढ़ाया है, यहां पे मैंने केवल रिवीजन कराया है, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराया है। तो चलिए, महा रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। और एक ही क्लास में आज प्राचीन भारत का रिवीजन करने के बाद हम इसको इतिश्री कर देंगे, ठीक है। तो बस शुभारंभ करते हैं सेशन का, ठीक है। मैंने आपके एग्जाम के स्तर के ही प्रश्नों को लिया है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों को ज्यादातर यहां पे लेने का प्रयास किया है। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है और निश्चित तौर पे देखिए क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, आसानी से दिखेंगे। कई जगह पे क्या होता है कि थोड़ा सा लाइट का बहुत ज्यादा फोकस आ जाता है, इस कारण से दिक्कत होती होगी, बट ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपको दिख पा रहे होंगे ये, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा भी आप लोगों को, तो यदि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आप लोग क्वेश्चन को देखते जाइएगा। या फिर आप अपने फोन को जो है थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, है ना, बहुत लो रेजोल्यूशन में मत देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मैं पढ़ना चालू करता हूं एक एक क्वेश्चन, आप उत्तर देना चालू करिएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां निकले हैं, ठीक है। यह आपका पाषाण काल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, पाषाण काल की साइड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो आपका है बहुत सिंपल सा है, मैं बताता जाता हूं, बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं, लंबा नहीं, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिला में कई सारी साइट है, एक तो सराय नहर राय है, महदहा है, दमदमा है। इन साइटों में लगातार उत्खनन हुआ है, अभी भी उत्खनन चल रहा है यहां पर, और यहां से बहुत सारे मानव समाधान मिले हैं। मानव समाधानों में से बहुत सारे युग्म समाधान मिले हैं जहां पर एक से ज्यादा लोगों को एक साथ दफनाया गया है। कहीं कहीं पर एक साथ 3-3 कंकाल भी मिले हैं, 3-3 मानव कंकाल भी मिले हैं। तो अलग अलग जो है यहां पर कंकाल मिले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं? बहुत सिंपल सा आंसर है, दमदमा से, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको यह आंसर अब आपको भूलेगा नहीं, दमदमा से, ठीक है। 3 साइटें मैंने आपको बताई, सराय नहर राय, मैदहा, दमदमा, ठीक है। तो दमदमा में जो लगातार उत्खनन हुआ है वहां पर टोटल 41 समाधान मिले हैं, कितने? 41, और 41 में से एक समाधान ऐसा है जहां पर एक साथ 3 मानव कंकाल मिले, ठीक है। यह ध्यान रखना है। यह देखो, एक क्वेश्चन बड़ा एवरग्रीन क्वेश्चन है और आयोग हमेशा पूछता है इस क्वेश्चन को, लगातार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, एग्रीकल्चर के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो इसका देखो, बहुत सिंपल सा आंसर बता रहा हूं। अभी तक मतलब कई जगह पे मेहरगढ़ आंसर आता था, कई जगह पे कोल्डीवा आंसर दिया जाता था, लेकिन अभी नवीनतम खोजों के हिसाब से भारतीय उपमहाद्वीप में एग्रीकल्चर के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले हैं? लहुरा देव। कहां मिले हैं?
लहुरा देव, ध्यान रखना है, लहुरा देव में मिले हैं। कहां मिले हैं? लहुरा देव में। कहां मिले हैं? लहुरा देव में। रट जाना है, कहां पर है ये? संत कबीर नगर जिला है आपका, है ना, मगहर यहीं पर है, बनारस के बगल में ये संत कबीर नगर जिला, संत कबीर नगर जिला यहां पर है आपका, ये संत कबीर नगर जिला है ना। और यहीं पर आपका लहुरा देव में लगभग यहां पर 5000 बीसी से लेकर 7000 बीसी के जो आपके जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहां पे चावल मिला है, क्या मिला है? चावल। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले एक साइट थी कोल्डिहवा, कोल्डिहवा में भी चावल मिला था, लेकिन यहां पे जो साक्ष्य मिले वो लगभग 6000 बीसी के हैं, 6000 ईसा पूर्व के। तो देखा जाए तो यहां तो 9000 ईसा पूर्व की बात हो रही है, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के आसपास मिले हैं चावल के साक्ष्य, तो ये सबसे प्राचीनतम हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मेहरगढ़ भी एक प्राचीनतम बस्ती थी आपकी बलूचिस्तान में, आपको पता है। यहां पर भी, यहां पर जो साक्ष्य मिले हैं कृषि के, यहां पर 7000 ईसा पूर्व है मेहरगढ़ में, और यहां पे गेहूं के साक्ष्य मिले, किसके? गेहूं मिला है यहां से। तो देखो लहुरा देव से चावल, कोल्डिहवा से चावल, पर कोल्डिहवा में आपके 6000 बीसी के चावल हैं, और यहां पर आपके जो है 9000 से। तो ये एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके क्वेश्चन पूछा है कई बार, आयोग फिर आगे पूछता है, तो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन एवरग्रीन रहता है, भीमबेटका से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में भीमबेटका है, और प्रागैतिहासिक काल की साइट है। ये मानवीय आवास था, यहां पर मानव आवास करता था। यहां पे बहुत सारे शैल चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। क्या मिले हैं? यहां पे शैल चित्र मिले हैं गुफाओं के। क्या मिले हैं? शैल चित्र, ठीक है, गुफाओं के शैल चित्र मिले हैं। और इन गुफाओं में मानव के द्वारा अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियों के बारे को पेंटिंग में उकेरा गया है। और जो पेंटिंग बनाई गई है वो सारी की सारी पेंटिंग एक्सरे फॉर्म पे बनाई गई है। हाथी, सांभर, हिरन, इन सब का शिकार करते हुए, सामुदायिक जीवन जीते हुए लगभग यहां पर 700 शरण स्थलियों की पहचान की गई है, और 133 से ज्यादा चित्र यहां पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका एमपी में है, रायसेन जिला में है, और वहां पर जो है मानव का आवास स्थल पाए गए हैं, और मानव के आवास स्थल में सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। क्लियर है? स्पष्ट है? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको भी दिमाग में बैठा के चलना है। चलिए अगला चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी समाधान प्राप्त हुए? मतलब मानव के साथ साथ कुत्ते को कहां पे दफनाया गया है, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आपका कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बुर्ज होम एक जगह है, नवपाषाण काल की साइट है। कौन सी है? बुर्ज होम, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की साइट है। और यहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन के बारे में भी पता चलता है ये। और यहां पर गर्तावास मिले हैं, गर्तावास मतलब गड्ढों वाले घर, गर्तावास गड्ढे वाले घर मिले, गड्ढों में घर बनाकर मानव यहां पर रहता था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उत्तर पश्चिम में बुर्ज होम में नवपाषाणिक अवस्था के मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो देखो ये सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। एग्जाम हॉल पे जब आप जाओगे तो एक तो समझिए निगेटिव मार्किंग जहां जहां पर है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस ऐसे हैं जहां पे निगेटिव मार्किंग है, आईएएस में तो निगेटिव मार्किंग है। वहां पर आपको देखना है कि यदि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता है कि यार ये मैं पहले पढ़ चुका हूं, सबसे पहला जो ऑप्शन क्लिक करता है उसको श्योरिटी के साथ आप मार सकते हो। बाकी यदि आपको लगता है यार मैंने कभी पढ़ा नहीं, मुझे पता ही नहीं, तो इनको छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा इनमें फिर उलझोगे तो फिर ये गलत कर बैठोगे, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है पूरी तरीके से। कैसे क्वेश्चन है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? फैक्चुअल। अब देखो एक टाइप आपका क्वेश्चन का बहुत ज्यादा जो फेवरेट है वो आता है सुमेलित करने को लेकर के। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। अब यहां पे दो चीजें होती हैं, कई बार क्या होता है कि 1-2 आपको पता है तो उससे क्या होता है तुक्का भी लग जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे आयोग भी स्मार्ट हो रहा है, आयोग जो है तुक्का नहीं लगने देता है, इस तरीके से भी चीजें बनाता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिए रहते हैं, कूट दिए रहते हैं, और इन कूटों में आपको इसको देखना होता है। तो यहां पे देखिए सिंपल सा है, यदि आपको पता है, जैसे आपको पता है जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है, ठीक है। आप यदि मेरी क्लासेस किए हुए हैं तो सही में ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कुछ है ही नहीं, सिंपली कर लोगे, सब बहुत आसान है। क्लास में मैंने 1000 बार पढ़ाया है, भारत दर्शन के एपिसोड ही देख लोगे, कालीबंगा से मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया, कर ले जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद सी का आपका 4 है, ठीक है।
इसके बाद आपका मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये दो क्लियर हो गए। हड़प्पा से सवादान R37 है कब्रिस्तान जो मिला है, और लोथल से गोंदीवाड़ा मिला है। बस ये ध्यान रखना है, ए का 1 है, बी का 2 है, ठीक है, सी का 4 है, तो ये आपका ए का 1, सी ये आपका चौथा, इसका डी सही ऑप्शन। थोड़ा सा सावधानी बरतना इस तरीके के क्वेश्चन में, है ना। एलिमिनेशन मेथड से भी कई बार क्वेश्चन निकल जाएगा और कई बार आपको दिक्कत भी हो सकती है, तो दोनों चीजों में थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आपका पूछता है हड़प्पा और उसके स्थल, इन दोनों से क्वेश्चन आता है, तो हड़प्पा और स्थल को लेकर के आपने निश्चित तौर पे आज की क्लास में मैंने बताया है, जो इंटायर वीडियो है वहां पे चर्चा की है। इंटायर वीडियो आप सभी के लिए रामबाण है, बहुत डिटेल में इन डेप्थ में सारी चीजें पढ़ाई है मैंने। यदि आप इंटायर वीडियो को ईमानदारी के साथ पूरा कर लेते हैं, प्राचीन भारत के रट जाएंगी चीजें आपकी सारी की सारी, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है आपको, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। यहां पर देखिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट हैं आपके। एक तो कह रहा है यहां पे नदियां हैं, देखिए कौन सी नदी के किनारे कौन सा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है आपका साइट थी। बहुत सिंपल है, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे था, ठीक है। कालीबंगा आपकी घग्गर के हैं, लोथल आपकी भोगवा है, रोपड़ आपकी सतलज है। रोपड़ पंजाब में है, पंजाब, गुजरात ये आपका राजस्थान की साइट है, और ये आपकी पाकिस्तान में है इस समय, ठीक है। तो ये नदियां बस सिंपल सा आपको पता है तो कर डालोगे, इसमें कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ठीक है। तो सिंपल सा ए का 3 है, ए का 3। अब यहां पे देखिए सिंपल से देख सकते हो ए का 3, लेकिन देखो ए का 3 में 2 हैं आपको, तो आपको पता होगा तो कर पाओगे कालीबंगा। फिर इसके बाद कह रहा है बी का 2 है, तो बी का 2 इसी में है, ए सही है इसका। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, 1-2 पता करके भी आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। ये है नेक्स्ट, 2 सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, और सूची में दिए गए तो यहां पे भी हड़प्पा पुरा स्थल आपके दिए गए हैं, और हड़प्पा पुरा स्थलों को आपको बताना है कि भारत के किस राज्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए हड़प्पा पुरा स्थल है और भारत के किस राज्य से जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है। तो एक तो जगह बालू, शायद आपने सुनी ना हो, लेकिन ये हरियाणा में है आपकी, ठीक है, सिंपल सा है। मांडा सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरी स्थल है आपका ये, ठीक है। और पाडरी आपका गुजरात में है, हुलास आपका उत्तर प्रदेश में है, हुलास आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये देखो कई बार कई पूरा स्थल टिपिकल भी पूछता है, और इसीलिए डिटेल में चीजों को पढ़ना जरूरी होता है। यूपी स्पेशल की क्लास में मैंने उत्तर प्रदेश के इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल पढ़ाए थे, तो शायद आपके लिए आसान हो जाता। सभी लोग इत्मीनान से सुनते जाना है, बस देखते जाना है, सुनते जाना है, शायद ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल पे रिपीटेड मिल जाए। मैं वो क्वेश्चन ज्यादा लेकर के चल रहा हूं जो रिपीट होने की संभावना जिनकी ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा है। बालू आपका हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में। देखो यहां पे एक चीज पढ़ लेते हैं, सिंपल सा 2 मिनट लगेगा। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपकी है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी, ये यहीं पे पढ़ा दे रहा हूं। ये है आपका आलमगीरपुर, यूपी में पड़ता है, आलमगीरपुर, ठीक है। मेरठ बागपत वाला क्षेत्र आपका है, ये आपका यूपी में है। दूसरा सबसे उत्तर स्थल मांडा, सब लोगों को पता होगा, ये आपका JNDK में है, ठीक है। ये आपका है सुत कांगेडोर, ये आपका बलूचिस्तान में पड़ता है, सबसे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान। और सबसे दक्षिणी आपका दैमाबाद है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये स्थलों को लेकर के भी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा है, मैच द फॉलोइंग है, मैच करा दो, मैच कराने से क्या दिक्कत है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना, ठीक है। ये पहले का आपका 3 सही है, तो देखो पहले के 3 में A और 3 2 होंगे, ये तो दोनों गलत ही हो गए। इसके बाद है मांडा, मतलब B का 2 है, अब B का 2 देख लो, B का 2 देखो, इसमें भी है, इसमें भी है। अब अगला भी पता होना चाहिए आपको, हुलास आपका यानी D का 1 है, तो D का 1 देख लो, D का 1 इसमें है, इसका D सही है आपका आंसर, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या है, बहुत सारे ये कथन कारण वाले भी क्वेश्चन पूछने लगा है। अब आयोग थोड़ा सा, यूपीएससी तो खूब पूछता है, वो तो कथन कारण और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछता है, पीएससी वगैरह भी अब इस तरीके के क्वेश्चन में काम करते हैं। तो इसमें देखो एक कथन दिया होता है और एक आपका कारण दिया रहता है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, सबसे पहला काम करना है कि आपको देखना है कि कथन सही है कि नहीं सही है, फिर देखना है कारण सही है कि नहीं है, फिर तीसरा काम करना है कि क्या ये कारण इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ये 3 चीजें देखनी है, ठीक है। और देखिए अभी क्या होता है, ये फिक्स है, सबको पता है ए में क्या होगा, ए आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण है। अभी चेंज किया था पैटर्न, अभी यूपीएससी का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें पैटर्न ही चेंज कर दिया था, तो एक बार आंसर को भी सही से पढ़ना है। अब यहां पे देख लेते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है, और बहुत सिंपल सा है, एक बार आराम से पढ़ेंगे और फिर पता करेंगे। पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा शहर अब विलुप्त हो गए हैं, सही बात है कि नहीं है बताओ, विलुप्त हो गए तो कथन सही है ये आपका। अब यदि ये सही है तो अब कारण भी देख लेते हैं, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है, खुदाई की गई और सही बात है, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को लेकर के क्या किया है, दोनों की खुदाई की है। तो अब सिंपल से क्या है, बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बताइए, बहुत ज्यादा सोचना है, खुदाई हुई, खुदाई के दौरान ये आपके प्रकट हो गए, तो ये आपका क्या है, विलुप्त हुए और खुदाई के दौरान प्रकट हो गए। लेकिन यहां पे आप खुद सोचिए कि क्या विलुप्त होने का कारण इसमें लिखा हुआ है, विलुप्त होने का कारण नहीं यहां पे लिखा हुआ है। अब देखिए विलुप्त होने का कारण लिखा होना चाहिए ना इसमें, कि क्या कारण था कि ये विलुप्त हो गए, ये नहीं लिखा हुआ है, कोई ना कोई कारण जरूर लिखा होना चाहिए। अब यदि विलुप्त होने का कारण नहीं है तो फिर इतना ज्यादा सोचना नहीं है, आपका क्या हो जाएगा, ये इसका बी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसका आर सही स्पष्टीकरण नहीं है, यहीं पे ध्यान रखना है आपको, इसी चीज को लेकर चतुरता बरतनी है। अब यहां पे समझिए है क्या, मैटर क्या है। पहले देखिए कारण सही है, बिल्कुल, कथन सही है, कथन सही है, कारण सही है, कारण सही है, पर क्या कारण इसको बता रहा है कि ये विलुप्त क्यों हुए। यहां पे आपको एक कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा कि विलुप्ति का कारण ये लिखा हुआ है क्या, कि विलुप्त हो गए मोहनजोदड़ो और ये इस कारण से। यहां तो कारण लिखा ही नहीं, यहां तो कारण में कुछ और लिखा हुआ है, कारण में लिखा हुआ खुदाई हुई और ये प्रकट हो गए, तो ये आपका स्पष्ट नहीं, इसलिए इसका बी सही होगा, सही आंसर इसका बी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर अब ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अब आपके वैदिक में हम प्रवेश कर गए हैं, ठीक है। वैदिक में देखिए यहां पर दिए गए एक सूची दी गई है, और सूची के साथ साथ यहां पर बताया गया है कि कौन सा वेद किस चीज से जुड़ा हुआ है, किस वेद में क्या क्या चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं ऋग्वेद। देखो ये भी मैच द फॉलोइंग है, मैं तो डायरेक्टली आपको इसको देख रहा हूं। ऋग्वेद में देखिए प्रार्थनाएं हैं, क्या है, प्रार्थनाएं दी गई हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, सूर्य को प्रार्थना है, इंद्र को प्रार्थना है, बहुत सारे देवताओं को प्रार्थना है। इसमें 1028 क्या है आपके सूक्त हैं टोटल, ठीक है, 10 मंडल हैं और इतने सूक्त हैं, ठीक है। और यदि हम मंत्रों की बात करें तो 100552 ये आपके टोटल मंत्र हैं इसमें, ठीक है, ऋचाएं या मंत्र है इसमें, श्लोक है। यजुर्वेद कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, कर्मकांड से, तो ये आपका कर्मकांड है, यहां पर कर्मकांड है, यज्ञ कर्मकांड, इसके भी 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। यदि हम सामवेद की बात करें तो संगीतमय स्रोत है, यहां पर संगीत के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। इसके बाद जो है अथर्ववेद जो आपका है ये तंत्र मंत्र और वशीकरण से जुड़ जाता है, ठीक है। यहां पे तंत्र मंत्र वशीकरण इनके बारे में भी चर्चा की गई है। तो सिंपल सा है, बस इतना पता है तो आपको कर देना है, सिंपल सा। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर अब आप निकाल लो। ए का आपका क्या सही है, 4। अब यहां पे ए के 4 में एक ये है, एक ये है। इसके बाद चलिए इसमें बी का क्या है, 2, तो बी का 2 यहां पे मिल जाएगा आपको, बी का 2, ठीक है। तो सिंपल सा ये आपका निकल गया, ठीक है, बी का 2 है तो इसका ए सही हो जाएगा, सी का 1 है और इसका डी का 3 है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए आपके वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। इन दोनों को लेकर के आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। यहां पर देखिए ये आपके 2 सूचियां दी गई हैं कि कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ किससे जुड़ते हैं। तो ऋग्वेद से 2 जुड़ते हैं, ऐतरेय और कौशितकी। तो ऐतरेय है आपका ऋकव्य, मतलब सिंपल से याद कर लीजिए, ऋग्वेद से कौशितकी और ऐतरेय 2 जुड़ते हैं आपके, ठीक है। सामवेद आपका है, सामवेद से जुड़ते हैं पंचविश, सामवेद से पंचविश। यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, दिमाग में बैठा के रखना। यजुर्वेद से क्या है, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। और इसके बाद अथर्ववेद है, अथर्ववेद से गोपद, ये आपके जुड़ते हैं। अब सिंपल सा आपको इसको देख लेना है
और इस हिसाब से इसका ए का जो है आपका 3 सही है, तो ए का 3 आपका सी में है, सी सही होगा इसका। ठीक है, तो ये आपको लिस्ट है, सूची है, याद है, क्लास की है आपने, तो वहां पर आपको ये चीजें निकल जाएंगी। अब देखो साथ साथ आप लोग भी देखते जाओ कि आपको कितनी क्लिक कर रही है चीजें, कितनी रिकॉल हो रही हैं। एग्जाम हॉल पे रिकॉल ही तो करना है, और अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, घबराना नहीं है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, रिकॉल हो जाएगा, घबराना, यदि पढ़ लिया है तो रिकॉल होगा एग्जाम हॉल पे, बस इतनी गारंटी लीजिए। इतना मैं आपको बोल रहा हूं, एग्जाम हॉल पे आपको चीजें रिकॉल जरूर होंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां पे वैदिक नदियां हैं और उनके नाम दिए गए हैं, आधुनिक नाम। ठीक है, वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम सिंपल सा है। कुभा किसको बोलते हैं? कुभा काबुल, कुभा आपकी काबुल नदी है। पुरुषणी, पुरुषणी आपकी रावी नदी है। ठीक है, पुरुषणी नदी। सदा नीरा, सदा नीरा आपकी कौन सी नदी है? सदा नीरा गंडक नदी है आपकी, और सतुद्री आपकी सतलज नदी है। ठीक है, तो प्राचीन नदियों और इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो ये सिंपल सा है आपका। कूट अब आप मिलान कर लीजिए, ए का 2 है सही, ए का 2 सही है तो बी सही होगा आपका इसमें। ए का 2 सही है, बी का आपका 3 सही है। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन आपका हो गया इसमें। क्लियर है, स्पष्ट है, ये आपका सही ऑप्शन। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन अब बौद्ध धर्म में चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए हैं? ठीक है, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए हैं? सबसे ज्यादा बुद्ध ने उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। कहां पर दिए हैं? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध ने उपदेश कहां दिए हैं? श्रावस्ती में। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा शिष्य जो थे वो कौशल राज्य में थे, और उसकी राजधानी ही श्रावस्ती थी। ठीक है, कौशल की राजधानी, कौशल महाजनपद था, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। तो श्रावस्ती में बुद्ध के सबसे ज्यादा शिष्य थे, इसलिए बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए हैं? श्रावस्ती में। ठीक है, सिंपल सा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से 4 स्थानों में बौद्ध संगतियां हुई हैं, और बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम बता दीजिए। मैंने ये टॉपिक अभी आपको पढ़ाया भी था, एक प्रॉपर एक क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि पहली बौद्ध संगति कहां हुई, दूसरी कहां हुई, तीसरी कहां हुई, चौथी कहां हुई, ये मैंने आपको बताया था। तो पहली बौद्ध संगति किसके? मगध नरेश अजातशत्रु। जैसे महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण होता है, अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई। तो सबसे पहले 2 नंबर, सबसे पहले कहां हुई? राजगृह या राजगीर में हुई, सप्तपर्णी गुफा में हुई। उसके 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था, और यह वैशाली में किया गया था। तो दूसरे नंबर पे वैशाली यानी कि 1 नंबर। ठीक है, इसके बाद कुंडलवन, ये आपका कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति आपकी हुई थी। चौथी बौद्ध संगति किसके टाइम पे हुई थी? कनिष्क के टाइम पे। लेकिन उससे पहले तीसरी बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। तो तीसरी यहां पे हुई थी, तो यहां पे आएगा 4 नंबर। और इसके बाद आपका चौथे नंबर पे कश्मीर कुंडल वन में आपकी हुई थी, चौथी कनिष्क के टाइम पीरियड पे। ठीक है, वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में। सिंपल सा है। ठीक है, देख लो इसका क्या सही होगा। 31 नहीं गड़बड़, 3143 ये सही है, इसका सही आंसर डी सही है। ठीक है, इसका क्या सही है? डी सही है। सिंपल सा है, आपको एक बार देखना। और यहां पे देखिए जल्दबाजी नहीं करना है। अभी आप देख रहे थे, मैं खुद जल्दबाजी कर गया। जल्दबाजी नहीं करना, इत्मीनान से ऑप्शन देखना और फिर करना है। ठीक है, जल्दबाजी करने से बचना है। इसके बाद यहां पे भी सूची दी गई है, और इन सूचियों के बारे में पूछा गया है। ये भी महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं कि महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, उनके जीवन के जुड़े हुए घटनाक्रमों से। तो सिंपल सा है, ये भी यदि आपने पढ़ा है तो आप कर ले जाओगे। जन्म से तो कमल जुड़ता है। ठीक है, जन्म से कमल जुड़ता है। प्रथम जो उन्होंने प्रवचन दिया था, या पहला उपदेश दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, महाबोधि आपका बोधि वृक्ष से जुड़ा हुआ है उनका, और गृह त्याग की घटना घोड़ा से जुड़ी हुई है। तो ये आपके प्रतीक चिन्ह है। जन्म आपका कमल से, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, और त्याग आपका घोड़ा, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्पष्ट है। तो इसका जो है ऑप्शन ए का 4 है। ए का 4 जो है आपका इसमें है, डी नंबर पे भी है और बी पे भी है। ठीक है, और इसका दूसरा है बी का 2। हाँ, तो ये सही होगा आपका, डी नंबर सही है, इसका डी नंबर सही है। सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट है एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है?
लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादन, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा लाइट ऑफ एशिया के बारे में, एक चीज और ध्यान लीजिए। इसकी पुस्तक, एक पुस्तक है आपकी लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, एक बुक लिखी गई है। किसने लिखी? एडविन अर्नाल्ड ने। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है, एडविन अर्नाल्ड, उसकी पुस्तक है आपकी एडविन अर्नाल्ड। एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया। तो उसी के तहत ही ये पूरा का पूरा पूरी जानकारी महात्मा बुद्ध के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के ऊपर है लाइट ऑफ एशिया पुस्तक, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए अगला है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन ये बौद्ध धर्म में किया गया है, महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। क्षणिकवाद का सिद्धांत बुद्ध से संबंधित है। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, हर चीज एक समय बाद समाप्त हो जाएगी। नित्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा, आत्मा भी जो है आपकी बाद में परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगी। तो यह जीवन क्षणिक है, अस्थायी है, इसलिए हमें भौतिक चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए और इसीलिए अपरिग्रह के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे महात्मा बुद्ध। तो ये भी आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। तो ये क्षणिकवाद का सिद्धांत बुद्ध से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो कि संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे? इनका नाम है मैत्रेय, आने वाला बुद्ध। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बौद्ध मान्यताओं के हिसाब से क्या है? मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में आएंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, बुद्धि की तरफ पहुंचेंगे, ज्ञान की तरफ पहुंचेंगे और धर्म की शिक्षा देंगे, ठीक है। तो यह दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर है? स्पष्ट है? और मैत्रेय कब आएंगे? जब समाज पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? अनाचार बढ़ जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, लोगों की स्थितियां खराब हो जाएंगी, त्राही त्राही मच जाएगा, मानव जीवन में संघर्ष चालू हो जाएगा। तब जो है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसी तरीके से आने वाले बुद्ध का नाम मैत्रेय है। यह भी ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी ध्यान रखना है आपको। एक ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, पद्म पाणि का चित्र, यह आप लोगों ने देखा होगा, हाथ में जो है कमल लिए हुए एक चित्र बड़ा जो है हमेशा वायरल होता रहता है। तो ये कौन थे आपके? पद्म पाणि कौन थे आपके? ठीक है, पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक कहां पर चित्रकारी? अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाओं में एक चित्र आप देखेंगे, एक बोधिसत्व का चित्र है ना। और ये पद्म पाणि, हाथ में इन्होंने क्या ले रखा है? पद्म ले रखा है, ठीक है। तो गुफा संख्या 1 में आपका ये चित्र है, अजंता की गुफा संख्या 1 में ये चित्र है आपका, ठीक है। तो इसमें बोधिसत्व पद्म पाणि को राजसी शैली में नीलम जड़ित मुकुट पहने हुए दिखाया गया है और ये जो है आपका उनके दाहिने हाथ पर जो है कमल पुष्प पकड़े हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? ठीक है, ये भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता रहता है आपके आए दिन। तो चैत्य आपका क्या होता है? पूजा स्थल होता है और बिहार आपका निवास स्थान होता है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने अभी करे आर्ट एंड कल्चर के मास्टर वीडियो में भी बताया था। चैत्य पूजा स्थल है, बिहार निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल है, बिहार निवास स्थान है, ध्यान रखना है। चैत्य पूजा स्थल है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधित, है ना, यानी 100 दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ देना और उनके ऊपर समाधियां बना देना, तो चैत्य और स्तूप के तौर पे इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और यहां पर महापुरुषों के अवशेष सुरक्षित रहते हैं। चैत्य उपासना के केंद्र है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। यहां पे देखिए 2 सूची दी गई हैं और एक में तीर्थंकर दिए गए हैं और दूसरे उनसे जुड़े हुए चिन्ह दिए गए हैं। तीर्थंकर और उनसे जुड़े हुए चिन्ह दिए गए हैं बहुत सारे। तो ये आपको जो है इससे भी प्रश्न पूछता है। देखिए महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर के तौर पे थे और महावीर स्वामी का जो प्रतीक है वो सिंह है आपका, ठीक है। एक तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। दूसरा पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ का सर्प है। ये 2 याद कर लीजिए, 23वें तीर्थंकर है और ये 24वें तीर्थंकर है, ठीक है। ये 2 आपको याद हो जाएंगे। तो अब एक बार इनसे हम देखते हैं। 1 का 3 सही है, ठीक है। 1 का 3 यहां पर ही है, देखिए ये वाला पूरा 1 का 3 है इसमें। तो अब सिंपल सा है, बी का 1 होगा। बी का 1 आदिनाथ का वृषभ है और शांतिनाथ जो है इनका हिरण है, ठीक है। तो पार्श्वनाथ का सर्प है, महावीर जी का सिंह है, आदिनाथ जी का वृषभ है और शांतिनाथ जी का हिरण है,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनके क्रमानुसार भी, ये मतलब अपने आप में थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, छोड़ देने वाला क्वेश्चन है, छोड़ देने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। 24 के 24 तीर्थंकर भाई किसको याद रहते हैं बताओ, किसको याद रहते हैं? एक दो याद रहेंगे आपको। ऋषभ देव पता होते हैं, पहले तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव के बाद अजित नाथ आए, फिर संभव नाथ आए, फिर अभिनंदन आए, फिर सुमित नाथ आए, पदम प्रभु आए, सुपार्श्वनाथ आए, चंद्रदेव आए। कोई मतलब पूरे याद नहीं रखता है। लास्ट में 24वें आपके महावीर स्वामी थे, पार्श्वनाथ थे, 22वें आपके अरिष्ट नेमी थे, अरिष्ट नेमी या नेमिनाथ के तौर पे जानते हैं। तो यदि आपको पता है कि भाई क्रम क्या है तो आप करेंगे, अन्यथा की स्थिति में ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं है इनको लेकर के देखने की। ठीक है, तो इनमें से अब जितने भी हैं सब मध्य के हैं, बीच के हैं, कहां पता होता है कि कौन पहले आए कौन बाद में आया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिसमें से आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत के और उनको आ रहा है तो करिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसके लिए कैवल्य शब्द प्रयोग किया गया है, कैवल्य का। ठीक है, जिसको भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको कैवल्य की प्राप्ति के तौर पे हम मानते हैं। क्या मानते हैं? कैवल्य की प्राप्ति। तो महावीर स्वामी जी ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, साधना की थी। जंबिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर उनको एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति 42 साल की अवस्था में। ठीक है, 12 साल तक जो है इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगातार जो है इन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट है त्रिरत्न। त्रिरत्न देखो दोनों में है, जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। ऐसा नहीं त्रिरत्न केवल जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में नहीं है। देखो देखा जाए तो ओवरऑल त्रिरत्न के बारे में जानकारी हमें 3 साधन अवश्य व्यक्ति को करना चाहिए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब सही, सही देखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सही चारित्र। सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीरत्न है आपके, बात की गई इसकी जैन धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म में भी तीरत्न की बात की गई है। बौद्ध धर्म में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध धर्म और संघ इनको भी तीरत्न कहा गया है। ठीक है, तो बुद्ध और जैन दोनों में जो है आपका तीरत्न का कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन डिबेटफुल है, ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में, इसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अणुबद्ध सिद्धांत। ठीक है, अणुबद्ध सिद्धांत के बारे में कि अणुबद्ध सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए जैन धर्म में पंच महाव्रत और अणुव्रत दोनों का कॉन्सेप्ट दिया गया है। पहले तो महाव्रत हैं आपके, महाव्रत हैं, महाव्रत। महाव्रत किसके लिए? जो जैन भिक्षु हैं आपके। कौन है? जैन भिक्षु, जैन भिक्षु उनके लिए है आपके। और अणुव्रत किसके लिए? जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ, गृहस्थ के लिए अणुव्रत हैं। ये थोड़ा सा आसान है, ये आपके बहुत कठोर है। क्या महाव्रत हैं जिनको पालन करना पड़ेगा एक बौद्ध भिक्षु को? एक तो अहिंसा है, अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, सत्य का पालन करना पड़ेगा, आस्तेय का पालन करना पड़ेगा। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो अणुबद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया गया है किस धर्म में? जैन धर्म में। किसमें किया गया है? जैन धर्म में। ठीक है, और जो अणुव्रत सिद्धांत है ये गृहस्थों के लिए है। इसमें आपका क्या है? अहिंसा अणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत, आस्तेय अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत और ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत। तो ये अणुव्रत आपके जो लोग पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनके लिए है। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट है अनेकांतवाद। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित 2 सिद्धांत है, अनेकांतवाद और स्यादवाद। ठीक है, अनेकांतवाद और स्यादवाद 1 और 4 ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो है
अनेकांत और स्यातवाद के अंतर्गत जो है इस पूरे सिद्धांत की व्याख्या की गई है, पूरे धर्म की। ये मैंने आपको जैनिज्म का जो क्लास पढ़ाया है ऑनलाइन बैच में, वहां पर मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या इसको लेकर के जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है। नहीं कह रहा जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म आपको पता है दिगंबर और श्वेतांबर दो में विभाजित है, इसके भी दो ब्रांचेस हैं। देखिए मौर्य काल के दौरान क्या हुआ, मगध में अकाल पड़ गया, भीषण अकाल पड़ा। जब मौर्य काल चल रहा था उसी समय बहुत अकाल पड़ गया। इससे मगध में रहने वाले, मगध मतलब पटना और बिहार वाला क्षेत्र, तो मगध में रहने वाले जितने जैन धर्म के भिक्षु थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में कहां चले गए? दक्षिण भारत में। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए, ठीक है। और दक्षिण भारत में जाकर के बस गए। लेकिन जब अकाल समाप्त हुआ तो ये वापस आए। जब वापस लौटे तो इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने मांसाहार का सेवन किया होगा, जैन के संघ नियमों का इन्होंने क्या क्या अनुपालन नहीं किया, जिस कारण से भद्रबाहु और स्थूल भद्र, ये दो पर्सन थे, दो लीडर थे। एक तो थे आपके स्थूल भद्र, ठीक है, और दूसरे आपके भद्रबाहु। इन दोनों के बीच में मत वैभिन्न हो गया, और मत वैभिन्न होने के कारण से दो आपके वर्ग बन गए, दो क्लास डिवाइडेड हो गए। एक तो आपका बन गया दिगंबर और दूसरा बन गया आपका श्वेतांबर। तो स्थूल भद्र के साथ जो थे आपके वे सारे श्वेतांबर हुए। जो अकाल के समय मगध में ही रहे वो आपके क्या हो गए? ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। सफेद वस्त्र धारण करने वाले हो गए और भद्रबाहु आपके निर्वस्त्र रहने लगे। ये आपके निर्वस्त्र, दिगंबर है आपके निर्वस्त्र रहते हैं, दिगंबर निर्वस्त्र, ठीक है, ये दिमाग में बैठा के रखना है। तो भद्रबाहु और स्थूल भद्र को लेकर के, मतलब इसमें हुआ क्या, चूंकि अकाल पड़ गया था मगध में, तो अकाल के दौरान इन्होंने जो है जैन नियमों को तोड़ दिया, जिस कारण से पूरा का पूरा विभाजन हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय का कौन था? स्थूल भद्र, ठीक है, स्थूल भद्र के द्वारा लीड किया गया था, दिगंबर को उन्होंने लीड किया था। नयनार कौन है? ठीक है, नयनार और अलवार से भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। देखिए आपको पता है पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का जो एक तरीके से भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वो दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ। दक्षिण भारत में बहुत सारे संत हुए, शंकराचार्य हुए, फिर रामानुजाचार्य हुए। तो वहां पर अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद है ना, रामानुजाचार्य के बाद विशिष्ट अद्वैतवाद के बारे में उन्होंने प्रतिपादित किया। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई, दक्षिण भारत में तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। और यहां पर दो संप्रदाय थे, एक तो अलवार थे, दूसरे नयनार थे। तो अलवार जो थे भगवान विष्णु के उपासक थे, अलवार आपके भगवान विष्णु के उपासक थे, और जो नयनार थे ये शैव के उपासक थे, भगवान शिव के उपासक थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले दक्षिण भारत के संतों को अलवार कहा गया और शिव की उपासना करने वालों को नयनार कहा गया, ठीक है। इन्होंने दोनों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम और समर्पण को, मोक्ष के मार्ग के बारे में बताया और जाति प्रथा और इसका कठोरता से विरोध किया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख, ये किससे जुड़ा हुआ है? बेस नगर, विदिशा वाला क्षेत्र है आपका, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो है भागवत धर्म से जुड़े हुए थे। भागवत धर्म का पहला जो है आपका ये प्रथम अभिलेख के तौर पे है। ये आपका एक जो है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि जो यवन का राजदूत था हेलियोडोरस, उसने भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया था और भगवान वासुदेव को जो है देवताओं का देवता इसके द्वारा बोला गया था, देव देवश बोला गया था, ठीक है। तो हेलियोडोरस का जो है बेस नगर अभिलेख है, इसमें वासुदेव के बारे में चर्चा मिलती है। किसके बारे में? वासुदेव के बारे में चर्चा मिलती है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना, भागवत धर्म से जुड़ा हुआ है, भागवत धर्म से। इसके बाद नेक्स्ट है प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी में किनको सम्मिलित नहीं किया गया है? प्रस्थान त्रयी में किनको सम्मिलित नहीं किया गया? ध्यान रखिएगा, उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को यदि हम मिला देते हैं तो इनको एक शब्द बोला जाता है प्रस्थान त्रयी, ठीक है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, इन तीनों को मिला देते हैं तो प्रस्थान त्रयी मिलती है। और ये वेदांत का सबसे प्रमुख जो है ग्रंथ के तौर पे होता है आपका, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा? ए सही होगा। ए आपका भागवत, आपका इसका प्रस्थान त्रयी का हिस्सा नहीं है, प्रस्थान त्रयी का हिस्सा भागवत नहीं है, ठीक है।
यह भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, आएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। उदयन कौन थे? हर्यक वंश से जुड़े हुए थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर उदयन आता है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। कौन था? अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। गंगा और सोन नदी के किनारे इसने एक किला बनाया और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र उसने स्थानांतरित कर ली। पहले राजधानी राजगीर होती थी, राजगृह होती थी, वो राजधानी जो है गंगा नदी के किनारे पटना को, यही पाटलिपुत्र आपका आधुनिक पटना है। ठीक है, फिर यहां पे बहुत सारे वंश हुए। आपका हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया, और तब तक ये आपका गुप्त वंश तक राजधानी रहा ये भारत की, पूरे भारत का केंद्र बिंदु बन गया आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रारंभिक गणतंत्रों में से कौन सा गणतंत्र नहीं है? देखिए आपको पता है 16 महाजनपद जब थे तब गणतंत्र भी थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के समय पे भारत में टोटल 8 प्रमुख गणतंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। 8 से ज्यादा भी गणतंत्र थे, लेकिन मुख्य 8 कौन कौन से? कपिलवस्तु के शाक्य, सुम सुमारगिरी के भग्ग, अलकप्प के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये टोटल 10 हो गए आपके। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, कपिलवस्तु के शाक्य, यहीं से महात्मा बुद्ध जुड़े हुए थे। सुम सुमारगिरी के भग्ग, भग्ग केवल याद रखिए। अलकप्प के बुली, बुली याद रखिए। केशपुत्र के कलाम, कलाम याद रखिए। रामग्राम के कोलिये, कोलिये याद रखिए। कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल। 2 मल्ल थे, कुशीनारा के मल्ल अलग है, पावा के मल्ल अलग है। पावा के जो मल्ल है वहां पर जो महावीर स्वामी है उनका जो है महापरिनिर्वाण हुआ है, और कुशीनारा के मल्ल पे भगवान बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हुआ अपने जीवन का अंतिम समय। तो कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विद्रोह। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से प्रारंभिक गणतंत्र कौन नहीं है? तो आपको शाक्य भी है, लिच्छवी भी है। ठीक है, और यौधेय, देखो यौधेय के बारे में भी जानकारी मिलती है कि यौधेय भारत का पहला गणतंत्र था। किसमें जानकारी मिलती है? पाणिनि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अष्टाध्यायी, तो उसमें आपको पाणिनि की पुस्तक में जानकारी मिलती है कि यौधेय भारत का पहला जो है आपका क्या था। तो ये आपके सारे के सारे प्रारंभिक गणतंत्र थे। ये क्वेश्चन डिबेटफुल है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिबेटफुल है, सारे के सारे इससे जुड़ते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कह रहा 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? एक तो बौद्ध ग्रंथ है आपका अंग्युत्तर निकाय। कहां से? बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय। ठीक है, यह है आपका बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय से जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, कोसल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। रट जाना है, दिमाग में याद कर लेना है। अंग, चंपा थी राजधानी। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। सबसे दक्षिणी कौन था आपका? अस्मक। सबसे दक्षिणी कौन सा था आपका? अस्मक। सबसे दक्षिणी था अस्मक। तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंग्युत्तर निकाय में। और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में भी जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। यह भी आपको दिमाग में बैठा के चलना है। ठीक है, चलिए, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी अंग्युत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है ये कालक्रम के हिसाब से बताओ कि भैया पहले कौन आया, बाद में कौन आया। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आया हर्यक वंश। किसने स्थापना की हर्यक वंश की? स्थापना की बिंबिसार ने। 544 बीसी में आपका ये स्टैब्लिश हुआ था। 544 से लेकर 412 बीसी तक आपका हर्यक वंश था। ठीक है, मगध का पहला वंश था हर्यक वंश, ध्यान रखना इस बात को। हर्यक वंश के बाद आपका मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश का समय पीरियड आपका 321 बीसी है आपका। 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यह बनाया गया और 184 बीसी तक रहा। ठीक है, इसके बाद नंद वंश मौर्य वंश से पहले था। 344 बीसी से लेकर के 321 बीसी तक आपका ये था। शुंग वंश आपका मौर्य वंश के बाद आया। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया। तो ये कब होगा? 184 से लेकर के, यहां पे देखिए 184 में समाप्त हो जाता है ना, तो ये आपका 184 बीसी से लेकर के कहां तक है आपका? 184 से लेकर 75 बीसी तक, 75 बीसी तक। ठीक है, अब आप इनको क्रम से सजा लीजिए। सबसे पुराना तो ये है आपका 4 नंबर। अब देखो 4 नंबर केवल यहीं पर है। ठीक है, सबसे पुराना आपका, तो इसका 20 सही है।
बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे टाइम पीरियड भी देखो पूछ लेता है, और इसीलिए मैं क्लास वगैरह में आपको टाइम पीरियड में डिटेल से बताता हूं। क्लास में देखो मैंने बहुत चीजें आसान से पढ़ाई हैं। जिन लोगों ने मुझसे प्राचीन भारत की क्लास की है, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि प्राचीन भारत की क्लास किए होंगे, आप लोग पाएंगे कि ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ खास नहीं, सिंपली आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाओगे, इतना ज्यादा आपको सोचना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व भारत को छोड़ दिया। बिल्कुल सही कथन है। सिकंदर आया और बितास्ता का युद्ध हुआ, है ना, और बितास्ता का युद्ध में आपको पता है कि भारत पोरस जो वहां पर था उसको जो है वहां पर उसको पराजित किया, लेकिन इसके बाद फिर सितंबर के बाद उसकी सेना वापस यूनान लौटने चली जाती है। ठीक है, तो कथन एक सही है आपका। ठीक है, कथन एक सही है। इसके बाद कहता है लगभग 2 वर्ष यहां पे वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। यह कथन गलत है। चंद्रगुप्त उससे मिला जरूर था, लेकिन चंद्रगुप्त उस समय शासक ही नहीं था, और तो चंद्रगुप्त बच गया बहुत ज्यादा। ठीक है, नहीं तो पता चला सिकंदर ही निपटा देता। तो सिकंदर से उसका एक मुकाबला जरूर हुआ था, तो इसलिए कथन ये गलत है आपका, कारण गलत है। तो ये कारण गलत है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है, स्पष्ट है। चलो, यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा सैंड्रोकोटस किसको कहा गया है, ये एक नाम लिया गया है। तो सैंड्रोकोटस शब्द मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ठीक है, युरा जो विदेशी है, आप सोचे देखिए कितना स्टैंडर्ड नाम दे दिया है ये, है ना। और विलियम जोन्स आपके जो पहले विद्वान थे, उन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नाम दिया गया है। एरियन और प्लूटार्क के दो भी जो इतिहासकार है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स दिया है और इसने सैंड्रोकोट्स दिया है। तो ये अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। डाइमेकस कब आया भारत में? यह भी आपका एक राजदूत था डाइमेकस, और यह भारत में आया था बिंदुसार के समय पे। ठीक है, बिंदुसार जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक था। तो सीरिया का राजा था एंटियोकस। कौन था? एंटियोकस, उसका दूत था ये एंटियोकस, सीरिया का राजा। उसके समय बिंदुसार से संबंध बहुत अच्छे थे। उसने डाइमेकस को अपना राजदूत बनाकर, अपना डिप्लोमेट बनाकर के बिंदुसार की राजसभा में भेजा था, और यह आपके मेगास्थनीज के स्थान पे आया था। इससे पहले मेगास्थनीज था आपका, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी पुस्तक है इंडिका। ये भी आपको इस मौर्य काल के बारे में प्रकाश डालती है पुस्तक। और एंटियोकस के द्वारा डाइमेकस को भेजा गया बिंदुसार की सभा में। ठीक है, ये भी दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की? देखो, 3 मौर्य राजाओं की बात ज्यादा की जाती है। सबसे पहला है आपका चंद्रगुप्त, इसकी बड़ी चर्चा होती है। दूसरा बिंदुसार दूसरे नंबर पे, और तीसरा अशोक। तो अब ये 3 शासकों के बारे में बहुत चर्चा रहती है। अब दक्षिण भारत किसने जीता, ये एक बड़ा प्रश्न है कि भाई दक्षिण भारत किसने जीता होगा। देखो, अशोक ने केवल एक युद्ध लड़ा है, वो है कलिंग का युद्ध। कलिंग को जीतने के बाद उसने क्या किया है, अपनी पूरी नीति ही त्याग दी है। उसके बाद उसने दक्षिण भारत का कहीं पर भी उसने अपने आप को, अपने अभियान को बढ़ाने की जगह उसने युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति प्रारंभ कर दी है। तो ऐसे में यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही वो शासक रहा होगा जिसने दक्षिण भारत में अभियान किया होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य है, ध्यान रखिएगा। इसका सही ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि अशोक के द्वारा केवल कलिंग, उड़ीसा वाले क्षेत्र में पूरा का पूरा अभियान किया गया था। अगला है राजूक। राजूक कौन थे? ये अधिकारी थे आपके, और ये अधिकारियों को अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। अशोक के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी, और इनके पास राजस्व और न्यायिक दोनों प्रकार की पावर थी। ये आधुनिक डीएम की तरह थे। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट होता है ना, वैसे जिलाधिकारी के तौर पे अशोक के टाइम पीरियड पे इनको क्या किया गया, मौर्य शासन के अधिकारी हैं राजूक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चौथे स्तंभ लेख में अशोक देता है, बताता है कि मैंने जिस प्रकार से कोई माता पिता अपने बच्चे को किसी जो है धात्री के हाथों में दे देता है, उसी प्रकार से मैंने अपने ग्रामीण जनता को राजूकों के हाथ में दे दिया है। राजूक जो है, तो राजूक आपके आधुनिक जिलाधिकारी की तरह इनके पास पावर होती थी, और ये तो अशोक के टाइम पीरियड पे एक बड़े अधिकारी के तौर पे थे। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है?
तो यहां पर देखिए दोनों प्रकार की भाषा प्रयोग की गई है, प्राकृत भी की गई है, खरोष्टी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो कि खरोष्टी भाषा में भी है। मैंने अशोक के अभिलेख बताए हैं आपको। ठीक है, सहबाजगढ़ी का अभिलेख और मानसेहरा का अभिलेख, ये दो अभिलेखों की लिपि आपकी किसमें है? खरोष्टी में। ठीक है, बाकी के अभिलेख आपके ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका प्राकृत। ठीक है, भाषा कौन सी है? प्राकृत। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। दो आपके जो ध्यान रखना है, दो आपके कौन से हैं? सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। सहबाजगढ़ी, देखो अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में बांटते हैं, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो इसमें से जो आपके जो विभिन्न शिलालेख हैं वो 8 स्थानों में पाए गए। 14 शिलालेख हैं इसके, 14 शिलालेख सहबाजगढ़ी में, मानसेहरा में, कलसी में, गिरनार में, धौली में, जौगढ़ में, एर्रागुड़ी में, सोपारा में। ये मैंने एक प्रॉपर एक क्लास में बताया था। इसमें मानसेहरा और सहबाजगढ़ी के खरोष्टी भाषा में, जो कि अरमाइक लिपि से प्रभावित हैं आपके। ठीक है, ये दिमाग में बैठा के चलिएगा। तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है और इनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है? अशोक का व्यक्तिगत नाम कहां पर है? कहां पर व्यक्तिगत नाम दिया गया अशोक का? तो व्यक्तिगत नाम अशोक का है रुम्मनदेही अभिलेख में। कहां पर है? रुम्मनदेही अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम है। अशोक के इतिहास का बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? रुम्मनदेही अभिलेख में उसने जो है अपने नाम के बारे में बताया है। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखिएगा उसके। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है? नहीं, रुम्मनदेही नहीं है। रुम्मनदेही में तो लुम्बिनी की यात्रा है आपकी, मास्की है। यहां पे देखिए 3-4 अभिलेख हैं जिसके बारे में जानकारी मिलती है, मास्की, गुर्जरा, नेतूर और, ठीक है, मास्की, गुर्जरा, ठीक है, मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेतूर अभिलेख, नेतूर अभिलेख, और एक अभिलेख और है जिसका नाम है उडेगोलम, उडेगोलम और मास्की। इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, पियदस्सी के बारे में जानकारी मिलता है। देवा नाम पियदस्सी अपने आप को वो अभिलेखों में चर्चा करता है। ठीक है, देवा नाम पियदस्सी राजा के तौर पे अपने आप को बताता है। ठीक है, तो अशोक के बारे में यह ध्यान रखना, स्पष्ट है। इसके बाद दूसरा है अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख। इसका संबंध है बुद्ध के जन्म से। ठीक है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 साल बाद कहां गया? लुम्बिनी की यात्रा करता है। वहां पे उसने बहुत सारे टैक्स कम कर दिए। ठीक है, लुम्बिनी की यात्रा कब करता है? राज्याभिषेक के 20 साल बाद। ठीक है, और रुम्मनदेही में जाता है। वहां पर बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण से लुम्बिनी ग्राम के भोग को कम कर देता है। तो जो रुम्मनदेही स्तंभ लेख है वो आपका महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है, लुम्बिनी से जुड़ा हुआ है, लुम्बिनी, लुम्बिनी से जुड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा। और यहां पे टैक्स कम कर देता है। टैक्स कितना कर देता है? भू राजस्व 1/6 से घटा करके 1/8 कर देता है। तो टैक्स भी कम कर देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहां पे भोग कर माफ कर दिया जाता है, विलासिता कर माफ कर दिया जाता है पूरी तरीके से। इसके बाद कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? कलिंग युद्ध की विजय, उसकी क्षतियों का वर्णन अशोक के द्वारा किस शिलालेख में किया गया है? तो सिंपल सा है, इसके लिए 13वां शिलालेख है, रट जाना इस बात को। कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी कहां मिलती है? 13वें शिलालेख में। अशोक के राज्यकाल की सबसे बड़ी घटना, अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया, धम्म नीति को किया। ठीक है, तो कलिंग के युद्ध को लेकर एक प्रॉपर मैंने क्लास ली है आपकी, है ना, वो उसका वीडियो आजाद अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देखना चाहो तो वहां पे देख सकते हैं। तो अशोक के शासनकाल के 8 साल बाद हुई थी यह घटना, 8 वर्ष बाद, शासनकाल के 8 वर्ष बाद यह घटना घटी थी आपकी। कौन सी घटना? कलिंग का युद्ध। ठीक है, इसके बाद अशोक को बहुत दुख, पीड़ा, शोक, संताप हुआ। उसने युद्ध के मार्ग को ही छोड़ दिया और धम्म के मार्ग को अपना लिया। तो अशोक ने धम्म नीति, युद्ध नीति के जगह धम्म नीति दी, धम्म का संदेश दिया। तो अशोक का धम्म वास्तव में क्या था? अशोक का धम्म जो है एक नैतिक संहिता थी। क्या था? नैतिक संहिता, मानवता से भरी हुई संहिता, जो कि मानवता के लिए थी। ठीक है, तो यहां पे राजा के प्रति वफादारी था? नहीं था, राजा के प्रति वफादारी नहीं था। शांति और अहिंसा ये तो था ही उसका, बड़ों का सम्मान ये भी उसी में सम्मिलित था, धार्मिक सहनशीलता ये भी था। लेकिन इनमें से देखा जाए तो ये वास्तव में देखा जाए तो क्या एक नैतिक संहिता थी,
नैतिक संहिता, जिसमें सब कुछ जुड़ता है, जिसमें मानवता को सबसे ऊपर रखा गया, मानवता को सर्वोपरि रखा गया और मानवता के हिसाब से व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीजें, पाप नहीं करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए, दान दया करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए, मधुर स्वभाव होना चाहिए, साधुता बनाए रखना चाहिए, ये सारे संदेश उसने दिए। ठीक है, सभी प्रकार के संदेश, शांति, अहिंसा, सत्य, सबका संदेश उसने अपने धम्म में दिया। ठीक है, तो ये कोई धर्म नहीं था बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति थी जो कि मानवता पर आधारित थी। ठीक है, एक संदेश था। क्लियर है, स्पष्ट है, ये क्लियर है। अब देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान रखें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के द्वारा किस अभिलेख में जो है पता चलता है कि पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ठीक है, ऐसा लगता है कि पाबंदी पशुओं के वध पर थी। किस अभिलेख में पता चलता है अशोक के? तो यह अशोक का पहला अभिलेख है। पहले ही शिलालेख में पशु बल पर निषेध की बात की गई है। ठीक है, बताया गया है कि कोई भी जीव होगा उसको किसी भी उत्सव में उसको खत्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पहले जो है उत्सवों में जीव जंतुओं को मारा जाता था, उसको पूरी तरीके से पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। क्या की गई? पशु बलि की निंदा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? मतलब कि जब आपातकाल पड़े तो आपातकाल के दौरान पे क्या करना चाहिए? आपातकाल के दौरान पे हमें क्या करना चाहिए? खाद्यान्न को बफर स्टॉक के तौर पे रखना चाहिए। तो अकाल के समय के लिए आपको राहत कार्य के लिए खाद्यान्न रखना चाहिए। इसके बारे में जानकारी मिलती है शाहगौरा ताम्रपत्र से। शाहगौरा कहां पर है आपका? गोरखपुर जिले में है। तो गोरखपुर जिले के शाहगौरा ताम्रपत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक जो है उसने अपने एक अभिलेख में लिखवाया कि अकाल के समय पर राहत कार्यों में हमें क्या करना चाहिए कि खाद्यान्न को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि हम आपदा राहत में बहुत तेजी से काम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य काल को 7 वर्गों में विभाजित करने का विशेष उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो इसके बारे में जानकारी आपको मिलती है मेगास्थनीज की पुस्तिका है इंडिका। इंडिका में मौर्य काल में जो समाज था वो 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। फिर से एक बार बता रहा हूं, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। तो मेगास्थनीज ने ये 7 वर्गों में समाज को बांटा है। उसने कहा दास प्रथा को लेकर कोई उल्लेख नहीं किया उसने, और उसने ये भी बोला है कि बहुत सारे लोग थे जो कि इंटरकास्ट मैरिज, मतलब लोग अपने जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते थे और ना ही अपने जाति से बाहर का पेशा कर सकते थे। तो जाति प्रथा तो थी पर दास प्रथा जैसी कोई व्यवस्था की चर्चा मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं मिलती है, और 7 भागों में समाज को विभाजित करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था किसने की? ये बड़ा क्वेश्चन पूछता है, सुदर्शन झील से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे शासकों के नाम आते हैं, मैं नाम लिखता हूं एक बार। सबसे पहले इसको निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ये निर्माण करता थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया। गिरनार क्षेत्र कहां पर था? गुजरात में। ठीक है, क्या बनवाई इसने? सुदर्शन झील बनवाई। सुदर्शन झील, जल की व्यवस्था के लिए ये झील पूरी बनवाई गई। इसके बाद अगला नाम आता है अशोक का। अशोक ने भी इसको रिपेयर करवाया था। क्या किया इसको? अशोक ने रिपेयर करवाया इसको और बेहतर करवाया। इसके बाद एक सख्त शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें ये सारी जानकारी मिलती है। तो रुद्रदामन के द्वारा भी इसमें काम करवाया गया। रुद्रदामन का भी नाम आता है इसमें। किसका नाम आता है? रुद्रदामन। उसने भी मरम्मत करवाई इसकी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, अशोक का नाम है, रुद्रदामन का नाम है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बारे में एक और जानकारी है, स्कंदगुप्त के द्वारा भी इसको क्या किया गया? गुप्त शासक स्कंदगुप्त, इसने भी मरम्मत करवाई। तो ये 4 शासकों के नाम आते हैं। सुदर्शन झील कहां पर है? गुजरात गिरनार में। गुजरात गिरनार में आपकी अवस्थित है यह झील। ठीक है, ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ये आपके जो है प्रमुख हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। नेक्स्ट है, यहां पर जो है 2 सूचियां दी गई हैं आपकी, और इन दोनों सूचियों को कह रहा है कि आप क्या करिए, मिलाइए। यहां पे शासक हैं और उनसे जुड़े हुए वंश हैं। तो डेमेट्रियस किससे जुड़ा हुआ था? आपका
हिंद यूनानी शासक था, इंडो ग्रीक शासक था आपका। ठीक है, आपको पता है मरणोत्तर काल पे विदेशी भारत आए तो कौन किससे जुड़ा हुआ था, इसके बारे में जानकारी है। रुद्रदामन शक शासक था, अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद बिमकिडफिस आपका कुषाण शासक था और गोंडो फर्नीज आपका पल्लव शासक था। तो पल्लव, शक, कुषाण, हिंद यूनानी भारत में आए थे मरणोत्तर काल पे। तो ये आपके शासकों के नाम हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, डेमेट्रियस आपका क्या था, हिंद यूनानी शासक था। डेमेट्रियस हिंद यूनानी शासक, यानी ए का 3 सही है, तो इसका सी सही होगा, सी नंबर, सी सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, मतलब सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा सबसे ज्यादा किसके द्वारा चलाई गई। तो स्वर्ण मुद्रा को लेकर देखिए, सबसे पहली स्वर्ण मुद्रा तो हिंद यूनानियों के द्वारा चलाई गई, लेकिन सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा सबसे व्यापक पैमाने पर चलाने का काम किया बिमकिडफिस, ये कुषाण शासक है। देखिए, आरंभ किया हिंद यूनानियों ने सोने की सिक्का चलाना, लेकिन कुषाणों ने सबसे ज्यादा चलाया, कुषाणों ने, तो बिमकिडफिस ने। और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क के टाइम पीरियड पे चलता था, ध्यान रखिएगा, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क के टाइम पीरियड पे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के बिमकिडफिस के टाइम से। सबसे पहला सोने का सिक्का हिंद यूनानी शासक, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ये देखिए, शक संवत की बात आती है, विक्रम संवत की बात आती है, तो कहते हैं कि विक्रम संवत की स्थापना 57 बीसी में हुई थी। शक संवत की स्थापना 78 एडी में हुई थी, है ना। कहते हैं कि जब कुषाण के द्वारा शक शासकों को समाप्त किया गया, वो जो विक्रमादित्य शासक था उसको समाप्त किया गया, तो उसको समाप्त करने के बाद शक संवत की स्थापना की गई 78 एडी में। तो जैसे ही आपका जो है कुषाण गद्दी पर बैठता है, राज्यरोहण करता है, 78 एडी में शक संवत की शुरुआत होती है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं इसको, है ना। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 135 वर्ष का। कितना डिफरेंस है, 135 वर्ष का डिफरेंस है, 135 वर्ष का डिफरेंस है। क्लियर है, स्पष्ट है विक्रम संवत को, है ना। 78 में 57 और जोड़ दीजिए तो 135 आएगा, 135 वर्षों का डिफरेंस है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, यदि किसी भी वर्ष को शक संवत, जैसे 2023 है आपका, मार लीजिए 2023 को हमें शक संवत में कन्वर्ट करना है, तो जोड़ देना है इसमें 57 और जोड़ दीजिए, 57 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0, यहां पे ये हो जाएगा 2080 शक संवत के हिसाब से चल रहा है आपका। क्या चल रहा है, 2080 शक संवत अभी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है, एक पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, कितने वर्ष का अंतर है, 135 वर्ष का। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, कि पुष्यमित्र शुंग वंश का शासक था ये। ठीक है, और इसका एक अयोध्या अभिलेख बड़ा फेमस है, अयोध्या अभिलेख बड़ा फेमस है। पुष्यमित्र संघ के अयोध्या अभिलेख से पता चलता है, ये पहले तो अंतिम जो आपका मौर्य शासक था बृहदत्त, बृहदत्त का सेनापति था। 184 एडी में इसने बृहदत्त की हत्या कर दी, शुंग वंश की स्थापना की। बृहदत्त की हत्या कब कर दी, 184 एडी में। ठीक है, और अयोध्या लेख से पता चलता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। नेक्स्ट है, फिर यहां पे क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद भारत में किस वंश का शासन हुआ, तो शुंग के बाद जो है भारत में किस वंश के शासकों के द्वारा शासन किया गया, तो शुंग वंश के बाद भारत में शासन करने वाले जो थे वो थे कण्व शासक। कौन थे, कण्व शासक, कण्व वंश के शासक। ठीक है, कण्व वंश के शासक शुंग वंश के बाद आए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, सातवाहन राज्य। सातवाहन राज्य मौर्यों के बाद सबसे शक्तिशाली राज्य के तौर पे था। ठीक है, सबसे प्रभावशाली राज्यों के तौर पे सातवाहन थे। ठीक है, इसके संस्थापक शासक का नाम है सिंधुक या सिमुक। सिमुक के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। गौतम पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमामी, ये सारे के सारे शासक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, उसको समाप्त करके सातवाहन वंश की स्थापना दक्षिण भारत में सिमुक के द्वारा की गई। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है, स्पष्ट है। यहां पे कूट दिए गए हैं आपके, और लिखा गया है कि नीचे दिए गए कूटों के बारे में बताइए भाई कौन किससे जुड़े हुए हैं। अब देख रहे हो बहुत फास्ट चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, फास्ट से सब रिवीजन है, रिवीजन इसी तरीके से करवाना होगा। आप लोग इत्मीनान से बस एक बार सुनते जाओ, चीजें हो जाएंगी। गंधार कला कुषाण से जुड़ी हुई है, कुषाणों के टाइम पीरियड पे गंधार मथुरा कला, ये मूर्ति कला से जुड़ी हुई कला है। जूनागढ़ अभिलेख मैंने अभी बताया रुद्रदामन से जुड़ा हुआ है, मिलिंद पन्हो मीनांडर से जुड़ा हुआ है, और तक्षशिला ये पातिक से जुड़ा हुआ है। तक्षशिला शिलालेख आपका
पथिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको रफली याद आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। देखिए अफगानिस्तान में एक साइट थी बमियान, सन 2000 में इसको तालिबान ने के द्वारा उड़ा दिया गया। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बुद्ध की प्रतिमा थी, है ना, बुद्ध की प्रतिमा थी, और तालिबानियों ने, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल था, तो इसको जो है तालिबान वालों ने उड़ा दिया। ठीक है, ये साइट को ध्यान रखिएगा, बमियान की पहाड़ियां थी, उनको काट करके पूरी की पूरी बड़ी सी साइट बनाई गई थी। तो अफगानिस्तान में तालिबान शासन के द्वारा इस प्रतिमा को नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है खारवेल राजा, नाम कहां से जुड़ा हुआ है? तो खारवेल राजा जो आपका है, इसका नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुफा अभिलेख से। कहां से जुड़ा हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख के द्वारा। चेदी वंश का शासक है आपका खारवेल का, किस वंश का? चेदी वंश का शासक है। उड़ीसा वाले क्षेत्र में इसका राज्य था, भुवनेश्वर वाले क्षेत्र में उदयगुरी की पहाड़ियों के पास हाथी गुफा अभिलेख इसने बनाया है। इस अभिलेख में खारवेल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और खारवेल शासक जो था यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। किससे? जैन धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, जैन धर्म को संरक्षण दे रहा था। ठीक है, यह ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया? अभी मैंने 2 के बारे में बताया था, अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। 4 अभिलेख करवाने का जानकारी मिलती है प्रवर सेन। ठीक है, प्रवर सेन प्रथम के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए। कौन था ये? वाकाटक वंश का शासक था। किस वंश का था? वाकाटक वंश का शासक, वाकाटक वंश का शासक था आपका। ठीक है, वाकाटक वंश का शासक था प्रवर सेन। तो इसने जो है आपके 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया, वैदिक यज्ञ भी करवाए। प्रवर सेन जो है आपका ये, इसके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, सेतु बंधु, सेतु बंधु। ठीक है, ये पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई, सेतु बंधु। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? रटा रटाया क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने दक्षिण भारत के पूरे क्षेत्रों को विजय किया। तो एक पुस्तक, एक इतिहासकार है विसेंट स्मिथ, क्या नाम है? विसेंट स्मिथ। उनकी एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें समुद्रगुप्त की वीरता के लिए इन्होंने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, वैसे नेपोलियन से बहुत पहले थे ये, तो नेपोलियन को बोलना चाहिए कि ये भारत का समुद्रगुप्त था, लेकिन लिखा एक यूरोपियन था, तो वो पक्षपात तो दिखता है, वो पक्षपात तो होगा ही। नेक्स्ट है इलाहाबाद का स्तंभ लेख, किससे जुड़ा हुआ है? देखो इलाहाबाद के किला में आपका इलाहाबाद स्तंभ लेख है, वैसे अशोक का भी लेख है, लेकिन ये अशोक से भी जुड़ा हुआ है, समुद्रगुप्त से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, यहां पर हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। जो कुछ भी समुद्रगुप्त ने युद्ध किया और उनको जीता, उन सब के बारे में जानकारी हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन इसका दरबारी कवि था, उसने प्रयाग प्रशस्ति, इसकी प्रशंसा यहां पे लिखी है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लिखी है और इसके बारे में जानकारी यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो ये आपका अशोक से भी जुड़ा हुआ है, समुद्रगुप्त से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पे आंसर थोड़ा सा डिबेटफुल हो जाएगा, आयोग समझे इसके लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका किसका लेख मिलता है? देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पता है आगरा, वो अकबर का किला है आपका, प्रयाग के पास ही अकबर का किला है, तो अकबर के किले पर ही अशोक का स्तंभ है, कौशांबी से लाकर के इलाहाबाद में लगाया गया, इलाहाबाद के किले पे कौशांबी से लाकर के लगाया गया। ठीक है, और यहां पर आपका जो जानकारी किसके, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त के हरिसेन ने पूरी की पूरी कहानी लिखी है, वहां पर खुदवाया है। इसके बाद यहां पर जहांगीर का भी एक अभिलेख मिलता है, इसी अभिलेख में जहांगीर का अभिलेख है, रानी का अभिलेख है, अशोक के द्वारा ये अशोक का भी अभिलेख है यहां पे, तो ध्यान रखिएगा जहांगीर। अब देखो कौन कौन जुड़ जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त जुड़ गया इससे, समुद्रगुप्त, जहांगीर, ठीक है, समुद्रगुप्त और अशोक, इन 3 शासकों से जुड़ा हुआ है आपका ये। ठीक है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, एक आया था फायान, देखो मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे, चंद्रगुप्त मौर्य शासक है वो। फायान कब आया? फायान गुप्त काल में आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड पे आया। ठीक है, तो इसने जो है फायान ने बताया कि पाटलिपुत्र में जो धनिक वर्ग था उसके द्वारा एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया था, जहां पे निशुल्क दवाएं होती थी, निशुल्क चिकित्सा होती थी, निशुल्क भोजन होता था। तो ये पाटलिपुत्र में आपका एक बड़ा अस्पताल का उल्लेख इसने किया। ठीक है, कि फायान ने बताया कि भारत में एक बड़ा अस्पताल था पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसके बाद सिंचाई कर को लेकर के,
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा पेशेंस दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग साथ दे रहे हैं। देखो आप लोग हैं तो फिर एनर्जी बनी रहती है, आप लोग इस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं? तो देखिए प्राचीन भारत में सिंचाई कर के अलग अलग नाम थे, ठीक है, हर जगह पे अलग अलग नाम इसको कहा जाता है, हर शासन काल में अलग अलग नाम था, कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। एक नाम तो इसका था विदक भागम, सिंचाई कर को विदक भागम। दूसरा नाम था इसका उदक भाग, उदक भाग, उदक भाग, ठीक है। तो वैसे सिंचाई कर तो क्या था आपका, विदक भागम या उदक भाग, ठीक है। ये क्या था, हिरण्य, हिरण्य आपका मौर्य काल में लिए जाने वाला नगद टैक्स था, नगद कर था आपका, सिंचाई कर नहीं है बल्कि ये नगद कैश के तौर पे इसको लिया जाता था, ठीक है। और जो भूमि कर होता था उसको उद्रंग कहा जाता था, ये भूमि कर है, भू राजस्व है, भूमि कर को उद्रंग कहा जाता था। और इसके अलावा यहां पर एक और भूमि कर लिया जाता था जिसको हम उपरनिका कहते हैं, ये भी भूमि पर लिया जाने वाला कर, ठीक है, भूमि कर। तो यहां पे प्राचीन भारत में सिंचाई कर विदक भागम के तौर पे जाना जाता था। देखो एक पर्सन और आया था, जैसे होइनसांग पहुंचा था ना भारत में, होइनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे। एक और चीनी यात्री आया था जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, उसके बारे में भी जान लो, इसका नाम है सुंग युन, सुंग युन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा इससे। ये भारत आया था और ये भारत कब आया था, 518 से 521 एडी के आसपास ये भारत की यात्रा किया था इसने। कब किया था, 518 से 521 एडी के बीच में इसने भारत की यात्रा की थी। हुएनसांग से पहले आया था ये, ठीक है। और 3 वर्ष तक ये भारत में रहा, बौद्ध धर्म की बहुत सारे ग्रंथों को, बहुत सारी प्रतियों को यहां से लेकर के गया, ठीक है। तो इसका जो सबसे नियरेस्ट आंसर है वो यही है, ठीक है। इसका सही आंसर है ये सुंग युन, ठीक है, ध्यान रखना है, सुंग युन आया था आपका। इसके बाद नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, सब जानते हैं, सिंपल सा है, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक, पतंजलि, ठीक है। और इनके द्वारा जो है योग को लेकर के बहुत प्रमोट किया गया है। वर्तमान में देखिए स्वामी रामदेव के द्वारा भी पतंजलि को लेकर के ही काम किया गया है। तो पतंजलि दर्शन इन्होंने पूरा का पूरा बनाया है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अष्टांग योग का कौन सा अंग नहीं है। देखिए अष्टांग योग हम लोग करते हैं, सभी लोग जो आप लोग योग करते हैं, तो पतंजलि के द्वारा ही जो योग आपका डेवलप किया गया है, जो योग के बारे में बताया गया है, इसमें से 8 चीजें हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, टोटल 8 हैं आपकी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सबसे अंतिम अवस्था कौन सी है आपकी, समाधि है। तो योग सूत्र जो आपकी पुस्तक है पतंजलि के द्वारा लिखी गई है, योग सूत्र में जो है आपके योग के 8 भाग बताए गए हैं। अष्टांग योग इसी को कहते हैं, योग के 8 भाग बताए गए, योग के 8 भाग बताए गए। कारण निम्नलिखित में से अष्टांग योग का कौन सा अंश नहीं है, तो यहां पे देखिए अनुस्मृति, ये नहीं है आपका, अनुस्मृति नहीं है। क्या है, यम नियम आसन, इतना तो याद हो गया, यम नियम आसन इतना याद हो गया। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान, समाधि, ठीक है। ये आपके 8 टोटल आपके हैं। अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। अब यहां पे एक क्वेश्चन आपका दर्शन से जुड़ा हुआ है, 2 सूचियां दी गई हैं और बोला गया है कि इनमें से सही कूट का चयन करना है, ठीक है। न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन। मैं यहां पे चलो दर्शन आपको याद कराता हूं, सभी लोग दर्शन एक बार लिखते हैं और याद करते जाते हैं। न्याय दर्शन आपका किससे जुड़ा हुआ है, दिमाग में बैठाना है, गौतम ऋषि से, न्याय से जुड़े हुए गौतम, न्याय से गौतम, हमेशा के लिए याद कर लेना है इसको, न्याय से जुड़े हुए गौतम। इसके बाद दूसरा क्या है, योग दर्शन, अभी योग के बारे में बताया, योग से जुड़े हुए पतंजलि, पतंजलि, ठीक है। इसके बाद है आपका सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन से कपिल जुड़े हुए हैं, सांख्य दर्शन से कपिल मुनि जुड़े हुए हैं आपके। तो 3 हो गए आपके। चौथा दर्शन है आपका वेदांत दर्शन, या इसी को उत्तर मीमांसा कहते हैं, वेदांत दर्शन, इसी को दूसरा नाम है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इसके हैं बदरायण, कौन है इसके, बादरायण, 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 क्या है इसके, बादरायण। नंबर 1 न्याय गौतम, योग पतंजलि, सांख्य कपिल,
और नंबर 4 वेदांत दर्शन आपके वादरायण है। कौन है? वेदांत दर्शन आपके वादरायण है। नंबर 5 है आपका वैशेषिक। वैशेषिक 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 दर्शन जो आपका है, इसके हैं कणाद। कणाद कौन है इसके? कणाद। कौन है इसके? कणाद। कणाद मुनि है। कौन है वैशेषिक के? कणाद मुनि। कौन है वैशेषिक के? कणाद मुनि। न्याय के गौतम है। ठीक है, अब इसके बाद छठवां है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा दर्शन के हैं आपके जैमिनीय। जैमिनीय। अब ये रट जाओ, 6 के 6 आपके पूरे रट जाने हैं आपके। 6 के 6 रट लो। न्याय दर्शन के गौतम है आपके, न्याय दर्शन गौतम, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, वेदांत या उत्तर मीमांसा बदरायण, वैशेषिक दर्शन के करांट, पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है, तो न्याय दर्शन तार्किक चिंतन पे जुड़ा हुआ है आपका। मीमांसा में वैदिक अनुष्ठानों की बात की गई है। सांख्य दर्शन जो आपका है, सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान की बात की गई है। वेदांत दर्शन में अध्यात्म की बात की गई, आत्मज्ञान की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे अब सिंपल सा है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो, अब सिंपल सा आप यहां से क्लियर कर लो। बहुत ज्यादा कह रहा है निम्नलिखित में से मोक्ष प्राप्त करने के इन्होंने तरीके क्या क्या बताए हैं। तो न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन की बात की गई है। किसकी बात की गई? तार्किक चिंतन की। तार्किक चिंतन की बात की गई है। ठीक है, न्याय दर्शन में क्या बात की गई? तार्किक चिंतन। तो ए का 4 सही है। ए का 4, ये वाला बी सही होगा। ठीक है, बी सही होगा। मीमांसा दर्शन में क्या है? मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठानों की बात की गई है, तो बी का 3 सही होगा। सांख्य दर्शन में किसकी बात की गई? वास्तविक ज्ञान की बात की गई है, तो वास्तविक ज्ञान कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है आपका। और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान की बात करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इससे जुड़े हुए ऋषि भी मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? छिपा हुआ बौद्ध किसे कहा जाता है? ये मैंने अभी क्लास में पढ़ाया था मेडिवल हिस्ट्री में, भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन मैंने आपको बताया था कि शंकराचार्य जो अद्वैतवाद के प्रणेता थे, उनको जो है प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, छिपा हुआ बौद्ध कहा जाता है। तो प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहते हैं? हम शंकराचार्य को। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। छिपा हुआ बौद्ध आपके शंकराचार्य। ठीक है, आने वाला भावी बुद्ध कौन है? मैत्रेय। ध्यान रखिएगा। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? यह भी आपको मैंने अभी बताया था। सम्राट हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत में आया। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की। पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। इसने भारत में आने के बाद भारत के बारे में बहुत सारी जो है इसने बातें बताई। भारत के बारे में इसने यहां पे नालंदा विश्वविद्यालय में भी इसने अध्ययन प्राप्त किया काफी समय पर। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के बहुत सारे स्थानों पे गया। भारत में इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की, और इसने एक भारत के यात्रा वृत्तांत पे जो एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है सी यू की। सी यू की, सी यू की। ठीक है, फायान ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था फो क्यों की। फायान की पुस्तक थी फो क्यों की। फायान चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था। इसकी पुस्तक है आपकी हर्षवर्धन की सी यू की। ठीक है, इसकी ध्यान रखना, सी यू की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? कह रहा है इनके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो अब देखो, शंकराचार्य का जो दर्शन था आपका, उस दर्शन का नाम क्या था? अद्वैतवाद। ठीक है, शंकराचार्य ने अद्वैत के नाम से दर्शन दिया था। तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ये कथन सही है। 4 मठ इन्होंने बनाए हैं। चारों मठों के बारे में एक बार नाम मैं आपको बता देता हूं। एक तो श्रृंगेरी मठ बनाया। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में है आपका, दक्षिण भारत में। ठीक है, श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में है। द्वारका गुजरात में है। द्वारका पश्चिम, ये गुजरात में है, पश्चिम वाले क्षेत्र में। इसको कुछ इस तरीके से देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। यहां पे तो श्रृंगेरी है आपका कर्नाटक में। वैसे ये चारों धाम के अंतर्गत नहीं आता है, बट एक पीठ बनाया था इन्होंने। ठीक है, यहां पे द्वारका है, द्वारका। यहां पे आपका पुरी है। ठीक है, जो जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में, वही है आपका। और ऊपर जो आपका उत्तर में जोशी मठ बनाया इन्होंने, ज्योतिर्मठ या जोशी मठ, जोशी मठ या ज्योतिर्मठ, यह आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, 4 जो है पीठ इन्होंने बनाए हैं, और ये 4 पीठ ही वर्तमान में हिंदू धर्म से जुड़े हुए कार्य यहां पे हैं। आज भी ज्योतिर्मठ में, जोशी मठ में आपके शंकराचार्य यहां पर आज भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में। तो पहली बात 4 धाम स्थापित करने की बात की गई।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिंदू धर्म को फिर से इन्होंने किया। प्रयाग का नाम तीर्थराज इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। वेदांत दर्शन का प्रसार किया, बिल्कुल सही बात है, तो ये इसका सी गलत होगा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित, ये आपके दरबारी कवि हैं, और दरबारी कवियों में कौन कौन से शासकों के टाइम पीरियड पे कौन कौन से दरबारी कवि आपके पाए जाते थे, रहते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो तो आपको पता है मिडिवल हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड था, गुप्त काल से जुड़े हुए थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार से थे। वाणभद्र हर्षवर्धन के दरबार से थे। तो ये आपको पता होनी चाहिए, कालिदास गुप्त वंश में थे, हरिसेन आपके गुप्त वंश में, समुद्रगुप्त, बाणभद्र वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश, अमीर खुसरो अलाउद्दीन, ठीक है। तो सिंपल सा 1 का 4, अब 1 के 4 में 2 हैं आपके, तो 1 के 4 में 2 हैं, तो दूसरा आपका क्या है, बी का 1, तो बी का 1, ये बी सही होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पे अवस्थित हैं, औरंगाबाद। कहां पे अवस्थित है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, ठीक है। अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में अवस्थित है, औरंगाबाद में। पहाड़ों को राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया है, पहाड़ों को खोद करके गुफाओं का निर्माण करवाया गया है, और इनका निर्माण करवाया है राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा ये बनवाई गई हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां पर एलोरा में एक कैलाश मंदिर बनवाया गया है, पहाड़ को काट करके मंदिर बनवाया गया है, उसको बनवाना चाहिए, भारत का विश्व का अजूबा बनाना चाहिए, पर अभी तक उसको दर्जा मिला नहीं है। बहुत ही शानदार और कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया है। अब यहां पे अगला है, कह रहा है कि नागर, द्रविड़ और बेशर ये क्या है आपकी, नागर, द्रविड़ और बेशर क्या है, मंदिर वास्तुकला की शैलियां हैं। देखिए, गंधार, मथुरा और अमरावती मूर्ति कला की शैलियां हैं, नागर, बेशर और द्रविड़ आपकी मंदिर स्थापत्य की शैली है, मंदिर स्थापत्य कला से जुड़ी हुई है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली, तो चोल साम्राज्य की नींव डाली है आपकी, अभी देखिए एक मूवी आई हुई है, बड़ा चर्चा में बनी हुई है, पुन्नी सेल्वम, है ना, आप देखेंगे पुण्य सेल्वम, PS1 PS2 करके मूवी आई है, दूसरा पार्ट आया उसका पुण्य सेल्वम का, वो चोल साम्राज्य पे बनी हुई है, सुंदर चोल के शासनकाल के टाइम पीरियड को दिखाया गया है, और उसी का एक बेटा था आपका पुण्य सेल्वम, जिसका नाम बाद में राजराज प्रथम पड़ा, और राजराज प्रथम के बाद जो है पूरा का पूरा करिकाल भी एक बेटा था, और दूसरा आपका राजराज प्रथम था। तो राजराज प्रथम जो चोल साम्राज्य में सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है, तो उसकी पूरी कहानी है, उसी का नाम पुण्य सेल्वम उसी को कहा जाता है। मान लो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुण्य सेल्वम किसका नाम था, राजराज प्रथम का, चोल शासक का, ठीक है। तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई, किसके द्वारा, विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की गई, किसके द्वारा, विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की गई। देखो, शुरुआत में चोल जो थे पल्लवों के सामंत थे, पल्लव शासकों के, ठीक है, बाद में इन्होंने तंजौर पर अधिकार कर लिया। जब पांड्य शासक कमजोर हुए, वीर पांड्य को बाद में मार दिया जाता है, तो पांड्य शासक जब कमजोर हुए तो पांड्य शासकों की जगह पे तंजौर पे अधिकार कर लेते हैं कौन, चोल शासक, ठीक है। चोल साम्राज्य जो है तो विजयालय के द्वारा इसको बनाया गया, बाद में बहुत सारे शासक आए, सुंदर चोल आया, राजराज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र चोल सबसे प्रतापी शासकों में से एक था आपका। तो ये आपके कुछ प्रमुख प्रश्न थे प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए। इतने प्रश्नों को मैंने अभी संकलित आपके किया है, काफी सारे टॉपिक यहां पर मैंने आप सभी को रिवाइज कराने का प्रयास किया है। आप सभी सिंपल और आसान ये सारे टॉपिक आप सभी के यदि एग्जाम हॉल पे आएंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वे टॉपिक थे जिन टॉपिक से बारंबारता ज्यादा होती है, तो प्राचीन भारत का इतिहास आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये आपके इतिहास के महारिवीजन का, प्राचीन भारत के इतिहास के महारिवीजन की सीरीज है। देखिए, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, अभी आगे भी मैं एक एपिसोड और लेकर के आऊंगा आपका इस पे, ठीक है। तो वो जब आएगा तो उसमें लगभग आपके कवर हो जाएंगे, बट इससे प्राचीन भारत से क्वेश्चन आपके बहुत सारे निकलेंगे, और ये आपकी महारिवीजन श्रृंखला, इससे आपके सारे के सारे टॉपिक प्रयास किया मैंने कि कवर हो जाए बहुत शॉर्टकट में। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी, वैदिक भी, आपका उत्तर वैदिक भी, महाजनपद भी, ये सारे टॉपिक आपके यहां पर मैंने फास्ट कवर किए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। आप सभी लोग इस सेशन में साथ बने रहे अंत तक, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और आपको मैंने थोड़ा सा गति के साथ पढ़ाया है, क्योंकि गति बहुत जरूरी थी। स्पीड जितनी ज्यादा रखेंगे,
टाइम हमारा बचेगा। टाइम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी कैपिटल है। तो आप सभी को इस सेशन को सब तक पहुंचाना है, सब तक भेजना है। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि आगे भी, अभी प्राचीन भारत है, अभी इसके बाद इसकी अगली श्रृंखला मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, भारत की राज्य व्यवस्था है, विश्व का इतिहास, विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है। इन सबसे क्वेश्चन आप सभी को मैं लेकर के आऊंगा सिलेक्टिव, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। आप सभी अपना प्रॉमिस पूरा करिए, पढ़िए इसको पहले तो, और अपने दोस्त को भी बताइए, उसको भी पढ़ने के लिए प्रेषित करिए। ठीक है, तो चलिए, ये आप सभी के लिए एक शानदार मेरे तरफ से प्रस्तुति आप सभी के लिए मेरे द्वारा की गई है। आप खूब अच्छे से रिवाइज करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, इंटायर वीडियो सेशन जरूर देखिए, ताकि उससे आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले अंक में। अगले अंक में पढ़ेंगे अब आगे के टॉपिक को। ठीक है, चलिए।